मुझे बताना आप कमेंट में आपको कैसा लगा सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल मेरे से सीख के, और कितना आपको समझ आया कितना समझ नहीं आया। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में कहां तक करे थे क्वेश्चन, 75 तक करे थे। आज 76 से लेके 100 तक करेंगे। तो ये अपनी लास्ट वीडियो रहने वाली है अपने चैप्टर सॉल्यूशन पे, और अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे समझ आते हैं, मतलब आपको ऐसा बढ़िया लग रहा है कि वही 100 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो मेरे को बताना कमेंट में कि बाकी चैप्टरों के लिए भी आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। जैसे अपने बाकी चैप्टर है ना जो जेई वगैरह में आते हैं, आप बोलोगे तो मैं उनके लिए भी बना दूंगा कि 100 क्वेश्चन इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है, 100 उस चीज के, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं हर एक लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ। इवन जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर भी होते हैं इसके अंदर, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था। और वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, उनकी वजह से थोड़े भारी भरकम सवाल होते हैं। जेई मेन के भी क्वेश्चंस होते हैं अपने, और जो अपने स्टेट लेवल पे एंट्रेंस होते हैं उसके भी क्वेश्चन होते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, मतलब जो अभी तक आए नहीं है बट आ सकते हैं। सीबीएसई के भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे होते हैं इसमें, हर एक टाइप आपको मिल जाएगा जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप ये कर लोगे, मतलब सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो बाहर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके सारे टाइप जो है वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर, जो आजकल फैशन में चल रहे हैं पेपर में। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ लेते हैं अब। वीडियो लंबी करने से फायदा है नहीं कुछ। तो कहता था डिसॉल्विंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक व्हेन। जो डिसॉल्विंग प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक कब होती है। तीन ऑप्शन दिए हैं, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये तो रेयर केस होता है कि नन ऑफ द अबव आपका ऑप्शन हो, इन तीन में से कोई एक होगा। तो पढ़ते हैं बारी बारी से और फिर जज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दी एनर्जी रिलीज इन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन आपको मालूम है, जब आपका सॉल्यूट है, जब उसको डिसॉल्व करते हो तो क्या आपको सॉल्वेंट जो उसको सराउंड करता है, सॉल्वेंट सराउंड करेगा तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। तो कह रहा है एनर्जी रिलीज इन सॉल्वेशन एक्सीड एनर्जी यूज्ड इन ब्रेकिंग अप सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। वो क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि जब सॉल्वेशन हुआ तो एनर्जी मान लो रिलीज हुई 10 जूल, और हमें इनके इंटरेक्शन तोड़ने के लिए चाहिए थी 6 जूल। तो 10 में से 6 तो यूज हो जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बचेगी, 4 जूल बच जाएगी अपने पास। तो वो रिलीज होगी इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में रिलीज होगी तो मतलब प्रोसेस कैसा होगा, वो एक्सोथर्मिक। और अपने से वही पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कब एक्सोथर्मिक होता है। तो ये किस्मत की बात है कि पहला ही ऑप्शन अपना फंस गया। बाकी दो को भी जज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो आपको मालूम चले डिफरेंस। कहता है दी एनर्जी यूज्ड इन सॉल्वेशन एक्सीड द एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रेकिंग अप सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कह रहा हो सकता है अब सॉल्वेशन में हमें एनर्जी खिलानी पड़े, यहाँ पे यूज लिखा है ना, यहाँ पे रिलीज था, वर्ड का ध्यान रखना। तो वो कह रहा है यहाँ पे हो सकता है हमें मान लो 10 जूल उसे खिलानी पड़ी, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो 6 जूल ही रिलीज हुई। तो कुल मिला के हम बोलेंगे 4 जूल जो है हमें फिर भी उसको देनी ही पड़ेगी। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा अपना, एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि नेट जो है 4 जूल हमें देनी पड़ रही है उसको। थर्ड ऑप्शन देखो, कहता है दी एनर्जी रिलीज्ड, अगेन रिलीज्ड हो रही है यहाँ पे, इन सॉल्वेशन इज अबाउट सेम एज द एनर्जी यूज्ड इन ब्रेकिंग अप सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जब सेम होती है एनर्जी रिलीज, तो वो ना तो अपनी एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, ना ही अपनी एक्सोथर्मिक होती है। और लास्ट क्या है, नन ऑफ द अबव। तो ये केस तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन इजी था। अच्छा, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादातर कंसेप्चुअल रहेंगे, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी है, छोटे छोटे से, समझ रहे हो। तो ये समझ आया क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर मैं आपसे बातें भी करता रहूंगा बीच बीच में थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 77 रीड करेंगे। देखो, कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या सही है ये? सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर बढ़ाने से तो इंक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जो गैस डिसॉल्व होती है किसी सॉल्वेंट में, तो वो प्रोसेस कैसा होता है अपना, एक्सोथर्मिक। तो ये तो क्या है अपना, गलत है ऑप्शन, सरासर है ना। कहता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से तो डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज भी होती है।
तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। देन थर्ड देखो क्या कहता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? प्रेशर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो बढ़ेगी। ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सो। एक्सो को फेवर कौन करता है बताओ, लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो फेवर करेगा, इसका मतलब फंस गया ऑप्शन अपने पास, समझ गए। और लास्ट क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। गलत है भाई, प्रेशर बढ़ाने से तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। लॉजिक क्लियर इस चीज का, हेनरी लॉ और अपना डिसोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करा है। जिसको नहीं समझ आया मेरी वीडियो जाके देखें, हेनरीज लॉ वाली, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैव मेनी प्रैक्टिकल यूजेस, सम ऑफ देम मे बी। कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के काफी प्रैक्टिकल यूजेस हैं अपने पास, उनमें से कुछ बताता है अपने को। देखो फर्स्ट कहता है मेल्टिंग ऑफ स्नो बाय सॉल्ट। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज है? बिल्कुल है, हमने पढ़ा था, जो बर्फ हटाते हैं सड़कों पे से वो ऐसे ही हटाई जाती है। सेकंड कहता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या ये सही है? ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड डीसैलिनेशन, सही बात है। थर्ड कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हाँ, जो मैंने बताया था प्रोटीन वगैरह होता है उनका मोलर मास किससे निकाला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ये भी सही है। देन कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हम इससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं सॉल्वेंट का? नहीं, पूरे सॉल्यूशन का जरूर निकालते हैं बट सॉल्वेंट का नहीं निकालते, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 79 रीड करेंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आज, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कैसा है 79, एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्म्स डाइमर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। फॉर दिस केस वेंट हॉफ फैक्टर डैश डैश। अगर अपना एसोसिएशन का केस होता है, मतलब डाइमर बना रहा है, डाइमर का मतलब क्या है, वो एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन के केस में आई हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। वेरी गुड, बताया हुआ है आप लोगों को। तो आंसर क्या हो गया, सी। समझ गए। अगला थोड़ा सा सही है सवाल, थोड़ा सोचने वाला है। कहता है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पोटेशियम आयन पीटी, ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है, 4 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए इसका। एंड क्लोराइड आयन इज 100% आयोनाइज्ड गिविंग I इज इक्वल्स टू 3। 10 कॉम्प्लेक्सेस, हमें कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखो हम बारी बारी से जज करते हैं। दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो हमें ये आयंस मिलने चाहिए, पोटेशियम ये और ये, ठीक है, और ऊपर से I क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वाले को देखो, अगर मैं इसको डिसोसिएट करवाता हूँ, फर्स्ट वाला केस जो है अपना, तो आयन मिलते हैं 2K प्लस प्लस PtCl4। आगे जाके आपको बताऊंगा, ये जो डब्बा होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो इंटैक्ट रहता है, ये डिसोसिएट नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। आगे चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां हम देखेंगे डिटेल में इस चीज को। तो देखो यहाँ पे I तो 3 मिल रहा है, 2 पोटेशियम आयन और एक ये पूरा का पूरा अपना जो कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमें ये भी चेक करना है I 3 मिलने के साथ साथ क्या हमें 3 आयन मिल रहे हैं, मतलब 3 मिल सकते हैं क्या इसके अंदर। तो यहाँ देखो ये पोटेशियम K प्लस तो मिल रहा है, क्या इसमें जो Pt है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, बस ये और जज कर लो, क्योंकि क्लोरीन तो सबके अंदर ही है, जो ये क्लोरीन है वो सबके अंदर ही है अपने पास। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना हो गया 2 प्लस, और इसका x लेट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से देखो 2 प्लस x और ये कितना -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना +2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +4 नहीं आएगा, तो यानी ये वाला कंपाउंड नहीं है। सेकेंड वाले में भी आपको 3 ही आयन मिलेंगे, 2 पोटेशियम और एक ये पूरा डब्बा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये इसका x ऑक्सीडेशन नंबर ये -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x आ जाएगा +4। तो यहाँ यानी ये B वाला जो कंपाउंड है वो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जिनको नहीं समझ आया ये क्वेश्चन, आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा अपनी एक। हालांकि 11th क्लास में चैप्टर था रेडॉक्स, उसमें थी ये सारी बातें, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कमेंट कर दे बस, मैं हूं ना बनाने के लिए वीडियो। इसमें I की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, क्योंकि 3 पोटेशियम आयन मिलेंगे और एक ये पूरा डब्बा।
यहाँ आई की वैल्यू 2 ही मिलेगी, एक पोटेशियम आयन और एक ही पूरा डब्बा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन कहता है वेंट ऑफ फैक्टर्स आर एक्स वाई जेड, 3 वेंट ऑफ फैक्टर गिवन है, एक्स वाई जेड है, हमें नहीं मालूम वैल्यू। इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के केस में क्या है अपना x, आयोनाइजेशन के केस में क्या है अपना y, एंड नो चेंज रिस्पेक्टिवली इसके में क्या है अपना z। तो मतलब ये वो है कि जब एसोसिएट हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर x है, और डिसोसिएट हो रहा है या आयोनाइज हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर y है, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर z है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी जब वो क्या होता है डिसोसिएट, तो y सबसे ज्यादा। कौन से केस में y सबसे ज्यादा है, एक ही केस है, फंस गया, समझ गए, डी ऑप्शन। बाकी भी चेक कर लेते हैं। डिसोसिएशन से कम आई किसका होता है, जिसमें ना तो एसोसिएट हुआ और ना डिसोसिएट हुआ, इस वैल्यू कितनी होती है 1, वो ये रहा नो चेंज वाला z है। और सबसे कम किस में होता है अपना एसोसिएशन के केस में, विच इज लेस देन 1। यहाँ पे 1 से छोटा होता है, यहाँ 1 से बड़ा होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट पे मूव करें फिर। सवाल नंबर 82 पढ़ेंगे। 82 कहता है इफ पी के इज माइनस ऑफ लॉग के ए इज इक्वल्स टू 4। आप सोचेंगे ये किस बला का नाम है, ये 11th में पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में। के ए लॉग ए पी के ए ये सब हमें हेल्प करते हैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ बताने में। कहता है एंड के ए इसके इक्वल, तो देखो कितना भला मानुस आपको सारी जानकारी दे रहा है। के ए इसके इक्वल है, पी के ए इसके इक्वल है, और जिसकी वैल्यू है 4। देन द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड व्हेन सी इज दिस। वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक वो होता है जो एक H प्लस लूज कर रहा है, क्या बोल सकते हो आप, जो एक H प्लस लूज कर रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हो एसिटिक एसिड का, वो अपना वीक मोनोबेसिक एसिड ही है। तो देखो अपना जो एसिटिक एसिड होता है वो डिसोसिएट कैसे होता है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस सवाल में। वो डिसोसिएट होता है अपना CH3COO माइनस प्लस H प्लस, समझ रहे हो। अगर मैं ये मान के चलूं इनिशियली ये 1, तो ये 0 0 भाई वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है ना उसने, तो वेंट ऑफ फैक्टर तो ऐसे निकालते हैं हम, ये 1 माइनस एल्फा, ये एल्फा, ये एल्फा, तो आई कितना आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा, एक एल्फा से एल्फा कैंसिल आउट, 1 प्लस एल्फा। अब मुझे कहीं से एल्फा की वैल्यू मालूम चल जाए तो जंग जीत ले अपन। तो अल्फा की वैल्यू आएगी इस डेटा से, देखो पी के ए इसके इक्वल है, तो हमें डेटा क्या दिया है, आंसर लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ के ए दिया है हमें 4, तो के ए हो जाएगा अपना एंटी लॉग ऑफ -4। क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4। ये लिखने का तरीका है। तो -4 का मतलब होगा 10⁻⁻⁴। जब आपको मालूम होगा एंटी लॉग कैसे देखते हैं, अगर नहीं मालूम तो मेरी वीडियो है सॉलिड स्टेट वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी लॉग और एंटी लॉग का यूज कैसे करते हैं, वहां मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। तो के ये आ गया। अब के कहता है सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, तो सी की वैल्यू कितने की बन अपने को 0.01 इंटू एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। ये गया यहाँ पे कितना आएगा 100, उधर जाएगा एल्फा स्क्वायर कितना है 10⁻⁻2, तो एल्फा आ गया 10⁻⁻1। बात समझ आई आप सबको। एल्फा को यहाँ पुट कर दे क्या, तो आई हो गया अपना 1 प्लस 0.1, भाई 10⁻⁻1 है ना, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। अब इस क्वेश्चन में खास क्या था, खास कुछ नहीं था इतना कि जो आप फंसो। आप इस चक्कर में फंस सकते हो अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम, ये पी के लॉग के फॉर के ये फॉर्मूले और ये लॉग एंटी लॉग का क्या फंडा होता है, अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप फंस सकते हो, अदरवाइज तो इजी था ये न्यूमेरिकल। अगला देखो, अगला भी कुछ ऐसा ही है। कहता है पीएच ऑफ 1 मोलर HA, कोई एसिड है HA अपना वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड ही मान ले, ये भी मोनोबेसिक ही है, इज 2। पीएच कितना गिवन है आपको 2 गिवन है, हेंस वेंटो फैक्टर इज दिस। पीएच देखे गया है, वेंटो फैक्टर बता, तो कंसंट्रेशन गिवन है। अब मैं HA के लिए लिख लूं क्या, इधर देखो जैसे HA डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा H प्लस प्लस A माइनस, ये 1 ये 0 ये 0, ये 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा, आई कितना आ जाएगा अगेन 1 प्लस एल्फा, तो सारी कहानी आके टिक जाती है किस पे, एल्फा पे। तो अब देखो एल्फा निकालेंगे डेटा से, पीएच का फॉर्मूला याद है क्या, अभी अभी पास करी है भाई 11वीं, तो याद हुआ ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो अब देखो
H प्लस कितना दिया है, 2 दिया है पीएच अपने को, तो पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस क्या आएगा, -2 का एंटी लॉग, जैसे अभी ये निकाला था अपन ने, समझ गए कि ये निकाला, सेम ऐसा ही तो फॉर्मूला है। तो ये जाएगा -2 का एंटी लॉग, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं ऐसे, एंटी लॉग ऑफ -2। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। ये हो गया अपना H प्लस की कंसंट्रेशन। अब हम ये जानते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में बात करूं, अगर ये C -C अल्फा होता है, ये C अल्फा होता है और ये भी C अल्फा ही होता है, समझ गए जब लिखते हैं हम। तो यहाँ से C अल्फा यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल है, 10⁻⁻²। तो डेटा से हमें मालूम चला C अल्फा किसके इक्वल है, 10⁻⁻²। C की वैल्यू कितनी है, 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻² विच इज 0.01। बात समझ रहे हो, अल्फा को यहाँ क्या कर दे, पुट कर देते हैं, तो आई हो गया अपना 1 प्लस 0.01, तो आई की वैल्यू आ गई 1.01। तो दोनों ही न्यूमेरिकल में मुश्किल नहीं था। एक में यूज हुआ कंसेप्ट अपना के ए और पी के ए का, और दूसरे में अपना कंसेप्ट यूज हुआ है किसका, पी एच का। और वही एंटी लॉग आपको देखना आना चाहिए, वरना आप इन क्वेश्चंस में जो है फंस सकते हो। अगेन जिनको प्रॉब्लम हो रही है लॉग एंटी लॉग में, मेरी सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस पे जाएं, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, उसमें हम लॉग और एंटी लॉग की ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 रीड करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है इन विच केस वेंट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। अब इसमें अगर आप देख के बताओगे तो धोखा खा सकते हो, तो इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर। कहता है किस केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो 50% आयोनाइज लिखा है ना, इसका मतलब अपना जो अल्फा है वो 0.5 है, 40% लिखा है मतलब 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.2 है। चारों ही केस में अपना ये जो वर्क कर रहे हैं वो एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केसीएल का केस। केसीएल कैसे डिसोसिएट होगा अपना, के प्लस प्लस सीएल माइनस, ये 1 ये 0 ये 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा इस केस में 1 प्लस अल्फा, अल्फा 50% है मतलब 0.5, तो आई आ गया 1.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई की वैल्यू 1.5। अब हम बात कर लेंगे किसकी, सेकंड की, यानी K2SO4। सेकंड कैसे डिसोसिएट होगा, देखो K2SO4 डिसोसिएट होगा अपना 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इनिशियली ये 1 ये 0 ये 0, ये 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 अल्फा, और यहाँ आएगा अल्फा। आई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा कितना लोगे आप 0.4, पुट करेंगे 1 प्लस 2.4, तो यह आ जाएगा 1.8। तो सेकंड में अब अपना आई कितना आ रहा है 1.8 आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में और कैलकुलेट करते हैं, अभी देखते हैं कौन जीतता है चारों में से, है भाई दौड़ चल रही है यहाँ पे अल्फा की आई की, आई किसका ज्यादा आएगा। चलो भाई थर्ड देखते हैं अपना FeCl3। तो FeCl3 को डिसोसिएट करवाएंगे, FeCl3 डिसोसिएट होगा अपना Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ये 1 ये 0 ये 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा 3 अल्फा। आई आ जाएगा अपना 1 प्लस 3 अल्फा, आयनाइज कितना हुआ है 30%, तो अल्फा होगा अपना 0.3, तो हो जाएगा 1 प्लस 3.3, तो ये आ गया अपना 1.9। तो इस केस में कितना है 1.9। अभी तक सबसे ज्यादा आया है क्या इसका, लास्ट वाले का और चेक कर लेते हैं, क्या पता इसका ज्यादा आ जाए, सही बात है कि नहीं है। तो SnCl4 ये डिसोसिएट होगा अपना SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस, देन ये 1 ये 0 ये 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा 4 अल्फा, आई आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। 20% आयनाइज्ड हुआ है, इसका मतलब अल्फा कितना 0.2, तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 विच इज 1.8। तो देखो सबसे ज्यादा I किसका आया है अपना 1.9, और वो क्या है FeCl3। देखने में आप इसको लगा दोगे क्योंकि इसमें ज्यादा आप सोच रहे हो कि आयंस बनेंगे, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अल्फा भी जो है वो रोल प्ले कर रहा है अपना। तो क्वेश्चन समझ आया, बढ़िया था ये, मतलब इसमें क्या है एक नजर में आदमी धोखा खा सकता है देख के।
85th देखते हैं, कहता है विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। पहले तो ये देख लो चारों केस में कंसंट्रेशन सेम है, तो सीधी सीधी बात हमें मालूम चल गई, बात फंसेगी किस पे, आई के ऊपर फंसेगी। Na2SO4 आई की वैल्यू 3, MgCl2 आई की वैल्यू 3, इसके लिए आई की वैल्यू 1, क्योंकि ग्लूकोज भैया ना तो एसोसिएट होना पसंद करते हैं ना ही डिसोसिएट, इसके लिए आई की वैल्यू 4, 3 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे, एक NO3 माइनस बनेगा। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आई, डी वाले के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा, डी वाले का ही होगा। लॉजिक क्लियर सब बच्चों को। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं हम आपकी। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं, देखो तो कहता है इफ कॉस्ट पर ग्राम वर नॉट अ कंसर्न, मतलब पैसा मायने नहीं रखता अगर आपके लिए, पैसा ही पैसा है ना पिताजी के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वुड बी मोस्ट एफिशिएंट पर यूनिट मोलर मास फॉर मेल्टिंग स्नो, कहते हैं इनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा स्नो को मेल्ट करने के लिए, अगर आपके पास सबका इक्वल अमाउंट है और आपको पैसे की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब आई पे आ जाती है सारी बात। एक बात बताओ, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, जिसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो जल्दी मेल्ट होगा, ऑब्वियस है। मान लो -3 आया फ्रीजिंग पॉइंट, तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना 0 डिग्री पे, समझ गए ना लॉजिक। तो यहाँ पे आई बन रहेगा I2 I3, फंस गया कैल्शियम क्लोराइड, हम ये यूज कर लेंगे अगर हमें जो है स्नो जल्दी मेल्ट करनी है तो। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे देख के आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं। कहता है एट अ गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय। अब प्रेशर जो है ना हमें इस इक्वेशन के थ्रू गिवन है, कहता है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर ए एंड बी, हमें P0 A और P0 B बताना है। इस सवाल को करने से पहले राउल्स भैया की इक्वेशन देखे एक बारी, अगर वोलेटाइल होता है तो क्या होता है P0 A प्लस काई बी P0 B। अगर मुझे यहाँ से P0 A चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं काई बी को पुट कर दूंगा 0 और काई ए को पुट कर दूंगा 1। खुद सोचो ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये 1 हो गया तो फिर जो PT है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P0 A के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसे ही मेरे को P0 B चाहिए तो मैं काई ए को क्या पुट कर दूंगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और काई बी को क्या पुट कर दूंगा 1। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट काई ए इज इक्वल्स टू 1 एंड काई बी इज इक्वल्स टू 0। तो काई ए तो एक्सप्रेशन में कहीं है ही नहीं, तो लफड़ा ही नहीं है उसका, और काई बी को क्या पुट करने को मांगता है 0। तो P0 A किसके इक्वल आ गया 120 पावर, बताओ भाई जब इसको 0 पुट कर दोगे आप तो बचा ये, और काई ए का तो है ही नहीं कुछ लेना देना, यहाँ पे लेना देना होता तो उसको हम क्या पुट कर देते 1 पुट कर देते। अब ऐसे सेकंड केस में हम क्या करेंगे, काई ए को पुट कर देंगे 0 और काई बी को पुट कर देंगे 1। तो काई ए का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे, बट काई बी जरूर है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा अपने पास P0 B, ये कितना आ जाएगा 120 माइनस 75 विच इज 45 टॉर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन करते हो तो आप कहोगे राउल्स लो ने तो ये कहा था, मतलब बुद्धि चकरा जाती है ऐसे एक्सप्रेशन देख के, बात समझ रहे हो आप। तो फिर आगे की तरफ चले क्या, सवाल नंबर 88 पढ़ेंगे। जी हाँ, सवाल नंबर 88 कहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो भैया इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, हाँ अरेंजमेंट से थोड़ी मतलब है उसको। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल नहीं जी, सॉल्यूट पे तो करती है लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे वो डिपेंड नहीं करती। थर्ड ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स है, मतलब वही पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूट के, उसी पे डिपेंड कर रही है। डी नन ऑफ द अबव है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। अगला देखो न्यूमेरिकल है, कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द टॉलिन इन वेपर फेज, हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है टॉलिन का, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, इसका P0 दिया है एंड टॉलिन P0 दिया है, हैविंग 2 मोल ऑफ ईच, दोनों के कितने मोल है सॉल्यूशन में 2 मोल। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले राउल्स लॉ लगाएंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, टोटल प्रेशर, बताया ना मैंने फंडा। तो PT, देखो दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5, घबराना मत। तो पहले बेंजीन का लिखता हूँ 0.5 इंटू 120 प्लस 0.5, फिर इसका P0 कितना है 80
तो पीटी आ जाएगा अपना 60 प्लस 40, तो पीटी आ गया अपने पास 100। पीटी कितना आ गया 100 टॉर, है ना, टॉर नाल छड़ा। उसके बाद हम जानते हैं हमें वेपर फेस में वाई से डिनोट करवा देते हैं। टॉलिन का चाहिए अगर हमें, तो टोटल प्रेशर ऊपर आता है टॉलिन का प्रेशर। टॉलिन का प्रेशर कितना है यहाँ से देखो 40, और टोटल प्रेशर आता है नीचे। टोटल प्रेशर कितना है अपने पास 100। तो कितना आ गया इसका मोल फ्रैक्शन हमारे टॉलिन भाई साहब का 0.4। तो आसान था ये क्वेश्चन। अब ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इससे बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले न्यूमेरिकल कर लिए हैं, वरना बोर्ड वालों से जाके पूछना, उन्हें ये वेपर फेस निकालने को दे दो तो हाथ पैर उनके क्या होते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं बच्चे। तो घबराने की कोई नीड नहीं है, इजी है, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। क्वेश्चन नंबर 90 रीड करते हैं। देखो क्या कहता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए, जिसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर गिवन है हमें 150 टॉर, एंड 2 मोल ऑफ बी जिसका गिवन है 240 टॉर, इज 200 टॉर। हमने ये मिक्स करा और टोटल प्रेशर कितना मिला हमें 200 टॉर मिला है। इन दिस केस देयर इज पॉजिटिव डेविएशन, देयर इज नेगेटिव डेविएशन, देयर इज नो डेविएशन, एंड मोलर मास ऑफ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें टोटल प्रेशर गिवन है कितना 200। अभी हम ये मान के चलते हैं अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता, अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आता, बोलो जवानों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर ए, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर बी। यहाँ पे देखो 1 मोल है ए का और 2 मोल है बी के, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1/3। इसका कितना प्रेशर है 150, और इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 2/3। इसका कितना प्रेशर है 240, तो ये हो जाएगा अपना 50, और ये हो जाएगा अपना 80। 80 दूनी 160, 160 और ये 210। अगर देखो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता तो कायदे से इसका प्रेशर आना चाहिए था 210 टॉर। कितना आना चाहिए था 210 टॉर आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 200। तो ये देखो ये जो 200 है वो 210 से कम है कि ज्यादा है, कम है ना 200, इसका मतलब डेविएशन कौन सा है नेगेटिव। अगर ये ज्यादा आता, मान लो 200 ज्यादा होता और ये कम होता, अगर 200 ये ज्यादा होता और ये कम होता जो अपना आया है, तो हम बोलते पॉजिटिव डेविएशन है। लॉजिक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, पक्की बात। चलो भाई अगला सवाल देखो, अगेन पीएच पे है। कहता है पीएच ऑफ 0.1 मोनोबेसिक एसिड इज फाउंड टू बी 2। पीएच इतना मिला है हमें, हेंस इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर T इज दिस। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन बताना है। तो मोनोबेसिक है, एसिटिक एसिड कोई मान ले, वही फंसता है हमारे पास। ये देखो ये ऐसे डिसोसिएट होता है, ये शुरू में सी ये 0 सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये भी सी अल्फा। तो हमें पीएच दिया है, पीएच से मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकता हूं, वहां से मैं अल्फा निकाल लूंगा, अल्फा से मैं आई निकाल लूंगा, आई से मैं एक्सप्रेशन बता दूंगा, है ना बढ़िया चीज। तो पीएच कितना है 0.2, तो पीएच गिवन है हमें 2 गिवन है, तो सीधा H प्लस लिख दूं क्या, कितना होगा एंटी लॉग ऑफ -2, क्योंकि पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा -2 का। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई हमारे पास 10⁻²। 10⁻² इक्वल होगी C अल्फा के। C की वैल्यू देखो गिवन है 0.1, यानी 1/10 अल्फा इज इक्वल टू 10⁻²। तो इससे अल्फा आ गया अपना 10⁻⁻1, या हम बोल सकते हैं 0.1। ये क्या आ गया अपने पास अल्फा। अब हम इसका आई का एक्सप्रेशन तो भाई 100 बार निकाल चुके हैं, तो आई क्या होता है इसके लिए 1 प्लस अल्फा। तो आई कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 विच इज 1.1। ये हो गया अपना आई। अब हम ये बात जानते हैं, देखो पाई क्या होता है आई सी आर टी, यही होता है। तो आई की वैल्यू कितनी 1.1 और सी कितना है 0.1 और आर टी, तो ये पाई कितना आ जाएगा अपना 0.11 RT। समझ गए ना, एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए बात। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है देखो 0.11 RT। आप जल्दीबाजी में क्या लगा दोगे 0.1 RT, समझ रहे हो, अगर आप ये आई नहीं निकालते तो।
तो वही बोलते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अभी मूव करेंगे अपने 92 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो 92 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सीबीएसई में बहुत बारी आ चुका है और जेई में भी आने के पूरे पूरे चांसेस। कहता है 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ CS2 has depression in freezing point of this, Kf is this, hence atomicity of sulfur in CS2 question mark। एटॉमिसिटी मतलब सल्फर जो है वो कैसे प्रेजेंट है, S8 है, S6 है, S4 है कि S2 है। तो हम मान के चलेंगे कैसे प्रेजेंट है वो SX। एक सल्फर का मास कितना होता है 16, एक का मास कितना होता है 16 और x तो कितना मोलर मास हो जाएगा इसका 16 इंटू एक्स। लॉजिक समझ आया। एक सल्फर का मास, अरे 16 नहीं होता, 16 तो इसका एटॉमिक नंबर है, 32 होता है और एक का 32 है अगर मास तो x का कितना होगा 32 इंटू एक्स। लॉजिक क्लियर। तो अब इक्वेशन लगाएंगे अपनी प्यारी सी। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होती है बच्चों बताओ, के एफ एम। आई की वैल्यू लेंगे 1 क्योंकि कुछ भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है कि सल्फर अपना एसोसिएट डिसोसिएट, वैसे होता भी नहीं है ये और जिक्र भी नहीं है, तो हम 1 मान के चलेंगे। डेल्टा टी एफ कितना है 0.010, के एफ कितना है 0.1। मोलैलिटी होती है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स कितने होंगे 2.56 डिवाइडेड बाय 32x। सॉल्वेंट कितना है अपने पास 100 ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। अब मेरी मानो तो पहले ना ये डेसिमल डेसिमल खेल लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 1000 से 1000 जयराम जी की, यहाँ पे 10 से 10, 100 से 100 जयराम जी की। इधर एक बचा तो 32 कहाँ जाएगा, इधर आएगा तो 32x इज इक्वल टू 256 और फिर x कितना आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 32। किस पे जाएगा ये बताओ मेरे को। इसको 4 पे उड़ा दे क्या पहले, तो 4 6 24, 4 चौक 16, 4 अठे 32, अटू अटू 64। तो आंसर क्या आ गया 8। तो यानी यहाँ पे सल्फर किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। सैमसंग का भी आता है ना S8। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। कहता है विच इज और आर ट्रू अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ट्रू है। पहले कहता है द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी डेल्टा वी 0 होता है क्या इसमें, बिल्कुल सही बात। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा 0 होता है, बिल्कुल सही बात। द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज 0, क्या हमने ये चीज पढ़ी है यहाँ पे डेल्टा एस 0 होता है क्या, नहीं होता। कभी पढ़ेंगे किसी दिन फुर्सत में, तो गलत है ये। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, कहते हैं डेल्टा एच क्या नेगेटिव होता है यहाँ पे, अरे अभी तो बताया 0 होता है, तो यानी ये भी गलत है। तो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है। जेई एडवांस में काफी प्रचलित है ये सवाल, एक से ज्यादा ऑप्शन वाले। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है कॉन्सेप्ट। तुक्के नहीं मार सकते इसमें, हो सकता है एक सही हो सकता है चारों ही सही हो। समझ रहे हो ना बात, बड़ा दिमाग खराब कर देते हैं क्वेश्चन। तो अभी तो समझ आया आप लोगों को, पक्की बात। चलो कह रहे हो तो फिर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको। कहता है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इन वाटर हैड अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, इतना फ्रीजिंग पॉइंट था इसका, व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना था। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स KF इज दिस, अज्यूम 100% आयोनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहा होगा, यानी वो डब्बे वाला। हमें प्रिडिक्ट करना है डब्बे के बाहर कितने Cl होंगे, डब्बे के अंदर कितने Cl होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इस डेटा से निकालना I। क्या निकालोगे, सबसे पहले I कैलकुलेट करोगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ, इस किसके इक्वल करेंगे I के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना दिया है उसने 0.0054। आई की वैल्यू मालूम नहीं, के एफ की वैल्यू कितनी 1.86 और मोलैरिटी कितनी 0.001। यही बात। अब सारे शून्य हटा दूं पहले मैं, 1 2 3 4, ये कितना 1 2 और ये कितना 1 2 3, तो 4 शून्य से 4 शून्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये इधर आएगा तो ये हो गया अपना 540, नीचे आ गया अपना 186 इज इक्वल्स टू आई। तो अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ जरा 540 को 186 से, तो ये आ रहा है अपना अप्रोक्स आएगा 3। आपका ये आएगा 2.9 आएगा। कितना आएगा आपका ये 2.9 पर आप 3 मान के चलना, क्योंकि उसने कहा है कि जो आयनाइजेशन है वो कंप्लीट हो रहा है।
तो अपना इंटीजर में ही आएगा ना, अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो। अगर वीक होता तो फिर अपना जो है वो आता 2.9 2.8। लॉजिक समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप 3 मान के चलना, इसको 2.9 अराउंड आएगा जब इसको सॉल्व करोगे आप। तो आई की वैल्यू 3 लानी है। वो कब हो सकता है? जब आपका कंपाउंड कुछ ऐसा रहा हो, देखो 2 Cl अंदर रहे हो, 2 Cl बाहर, क्योंकि जब ये टूटेगा तो फिर ये बनाएगा 2Cl माइनस प्लस PTNH3 होल 4Cl2 2 प्लस, तभी ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो ये रहा होगा, ये डिसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। अब थोड़े से फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं भाई, बोर ना हो, इस बात का भी तो ध्यान रखना है। कहता है देयर इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बॉइलिंग पॉइंट इज डैश देन एक्सपेक्टेड। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर ज्यादा बनते हैं, वेपर ज्यादा बनते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा? लोअर देन एक्सपेक्टेड। अगला कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नाउ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और लिख दोगे भैया आप यहाँ पे, पक्की बात है? समझ आया ना? ये न्यूमेरिकल काफी बढ़िया है, इसको ध्यान से करना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस चीज। सो 97 देखते हैं, अगेन फिल इन द ब्लैंक है। कहता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? किसके इक्वल होता है बोलो? सॉल्यूट दादा के इक्वल होता है क्या? देन कहता है कंसंट्रेशन टर्म्स व्हिच इन्वॉल्व मासेस ओनली आर इंडिपेंडेंट। जिनमें सिर्फ मासेस इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होती है? टर्म्स अपने टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। पढ़ा होगा ना कक्षा 11वीं में कि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मोलैरिटी लेकिन होती है। शाबाश। कहता है वेंट होप फैक्टर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज 50% आयोनाइज्ड, इसके लिए बताना भाई। तो मैं इसके लिए सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। बहुत बारी लिख चुका हूं मैं, तो मूड नहीं है मेरा लिखने का, आप लिख लेना। 50% आयोनाइज्ड है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा बोलो ये? हाँ जी 1 प्लस 2 हो जाएगा क्या? तो 3 आ जाएगा आंसर, पक्की बात। अगर वैसे निकालते तो कितना आता अपना? 4 और 1 5 आता। कितना आता अपना? 5 आता, लेकिन कह रहा है 50% आयोनाइज्ड है, तो ये खुद से लिख के देखना क्या यही आती है इक्वेशन? 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल, 0.5 पुट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा आंसर बोलो अपना? कितना जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। चलो कहता है लास्ट क्वेश्चन अपना, और इसी के साथ फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे अपने चैप्टर को। कहता है विच इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट से जो करेक्ट है? When mixture is more volatile, it shows positive deviation. More volatile मतलब उसके वेपर ज्यादा बने, वेपर ज्यादा बने मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो। जब भी नॉर्मल से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, यानी सही बात है। When mixture is less volatile, it shows negative deviation. बिल्कुल सही बात है भाई, अगर वेपर कम बनेंगे एक्सपेक्टेड से तो कौन सी डेविएशन होती है? वो नेगेटिव। इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, ये तो भाई साहब झूठ बोल गया सरासर, है ना। ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? नॉन आइडियल। ये देखो क्लोरोफॉर्म भाई साहब और वाटर भी मिलके क्या आइडियल बनाते हैं? अरे बिल्कुल नहीं बनाते, ये भी क्या बनाते हैं अपना? नॉन आइडियल। तो क्वेश्चन समझ आए आपको? तो ये मैंने अच्छा 100 क्वेश्चन के रूप में टाइप कवर करने की कोशिश करी है कि किस किस टाइप के आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं हर एक चैप्टर के लिए ऐसा ही बनाऊं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना नीचे। तो आप कमेंट करोगे तो मेरे को समझ आ जाएगा भाई ऐसी वीडियोस चाहिए, तो मैं हर एक टॉपिक पे कम से कम 100 तो मैं कोशिश करूंगा ही, और जिस पे नहीं हो पाएंगे उस पे कम भी चलेंगे, लेकिन सारे टाइप इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा मैं उसमें। अगेन एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, अपना इंटीजर हो सकता है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो सॉल्यूशन अब अपना लग गया इस पे पूर्ण विराम। मुझे बताना आप कमेंट में आपको कैसा लगा सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल मेरे से सीख के, और कितना आपको समझ आया कितना समझ नहीं आया। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।